आज 17 तारीख है और हमारा दिन शनिवार है, आपको पता है। यस सर। और हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह टॉपिक है कोनिक सेक्शन। क्या है? कोनिक सेक्शन। तो सबसे पहले तो मैं इसे स्टार्ट करने के पहले एक सूचना आपको दे दूं। मेरे जितने भी YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं या जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं, पहले मेरे कृपया आप YouTube चैनल पर जाइए और मेरे दिए हुए लिंक पर आप सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग क्लास 12 जो है अब बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग का जनवरी में क्लास 12 शुरू हो जाएगी। तो जिन बच्चों को अगर क्लास 12 की मतलब सभी विषयों की शिक्षा लेनी हो वो कृपया बाल जगत स्टडी सेंटर मनेर बालू पर कृपया एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद। अब हमारी टॉपिक क्या है? कोनिक सेक्शन। क्या है? कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन का हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं शंकु परिच्छेद। क्या बोलते हैं? शंकु परिच्छेद। तो देखिए कोनिक सेक्शन के तहत हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कोनिक सेक्शन में हमें 4 लेसन पढ़ने हैं। कोनिक सेक्शन के तहत क्या क्या है? पहला लेसन है हमारा सर्कल, वृत्त। दूसरा क्या है? पाराबोला, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। तीसरा है हमारा क्या? हाइपरबोला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति परवलय। और चौथा है मेरा इलिप्स। क्या है? इलिप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त। तो ये 4 सेक्शन ही हमको पढ़ने हैं कोनिक सेक्शन के तहत, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? वृत्त, सर्कल। इंट्रोड्यूस हम किसके बारे में कर रहे हैं? सर्कल के बारे में। तो आप देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, सर्कल के बारे में हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे वर्ग कक्षाओं में हम लोग वृत्त के बारे में ज्योमेट्री का जो पाठ होता है या जो हमारा क्या कहलाते हैं उसको निर्देशांक ज्यामिति का जो पाठ है उसमें हम लोग अच्छी तरह से इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन फिर से हम उस डिफिनेशन की ओर जाना चाहते हैं। क्या कहता है कि वृत्त किसी समतल का मतलब क्या? प्लेन। वृत्त को हम किसके तहत रखते हैं? प्लेन के तहत रखते हैं। सॉलिड शेप नहीं। सॉलिड में क्या क्या आता है? क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, कोन आता है, आपका सिलेंडर आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, ठीक है, फ्रस्टम आता है। लेकिन ये क्या? प्लेन है। तो कहता है कि वृत्त किसी समतल के उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? संग्रह। आपको बताया है सेट। तो समुच्चय का भी डिफिनेशन बताया है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो उन बिंदुओं का ही समुच्चय है। यानी कि अब कहने का मतलब क्या है भाई? एक निश्चित बिंदु यहाँ पर O है, देखिए, और इस O बिंदु से बराबर दूरी, ये जितनी भी दूरी अगर हम लेंगे ये सब दूरी बराबर है, यानी कि इसको हम लोग अचर दूरी कहते हैं। और ये अचर दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब जितने भी बिंदु स्थित है इस अचर दूरी पर, देखिए ये सभी बिंदु हैं। अब कोई पूछे आपसे कि वृत्त पर स्थित बिंदु कितने हैं भाई? तो अनंत बिंदु होते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो समझिए कि इन सभी बिंदुओं के मिलाने से जो आकृति बन रही है, यानी कि एक समुच्चय बन रही है, वो क्या कहलाती है भाई? सर्कल कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्कल। अब कहता क्या है कि वो निश्चित बिंदु ही, जो हम बताए अभी कि वो एक निश्चित बिंदु है, तो वो निश्चित बिंदु ही क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र, यानी कि इसको सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है। सेंटर ऑफ सर्कल कह सकते हैं, कोई दिक्कत? अब ये जो अचर दूरी होती है, जो नियत दूरी होती है, वह किस रूप में जानी जाती है? रेडियस के रूप में जानी जाती है। किस रूप में? रेडियस। उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब यहाँ पर क्या भाई? अब हम अगर आगे की ओर बढ़े तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वृत्त के परिधि। अब देखिए परिधि क्या? सरकमफ्रेंस जिसको हम लोग कहेंगे। तो क्या ये सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनी, तो इस आकृति की कुल लंबाई क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यही तो परिधि हुआ।
अब परिधि पर स्थित कोई बिंदु ले लिए, मान लीजिए दो बिंदु हम लिए। अब इस दो बिंदु को अगर हम केंद्र से होकर गुजार रहे हैं एक लाइन, तो ये जो रेखा होगी वह क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि व्यास जो होती है त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी होती है। व्यास कभी भी क्या होगी? त्रिज्या की दुगनी। यानी कि D = हम लोग पढ़े हुए हैं 2 × R, और त्रिज्या जो होती है क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो यानी कि R = D/2। अब यहाँ पर से हम अगर मान लीजिए वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु को मिला रहे हैं, जैसे C और D दो बिंदु हुआ, इसको एक CD रेखाखंड के द्वारा मिला रहे हैं, तो अब ये रेखाखंड अगर वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है तो यह क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम बता दें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग को दो इक्वेशन पढ़ना है। एक है स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मानक समीकरण, और एक है जनरल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण। तो हम सबसे पहले मानक समीकरण पर बात करते हैं। तो यह समीकरण क्या है? किसी प्लेन में स्थित वृत्त का, यानी कि जो कार्तीय तल x और y होता है उसके साथ एक संबंध को दर्शाता है। तो देख लीजिए, अब सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए एक बिंदु O है जो वृत्त का क्या है? सेंटर है, और हमारा एक्सिस यानी कि तल के लिए क्या है? मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से अगर मान लीजिए एक नियत दूरी पर एक स्थित बिंदुओं को मिलाकर एक वृत्त बनाया गया, उस पर से कोई एक बिंदु P को हम डिनोट कर लिए। वृत्त पर तो बहुत सारे बिंदु है ना जी? यस सर। अब इसमें से एक बिंदु P ले लिए जिसका निर्देशांक H और K है। अब हमको यहाँ निकालना है इसका समीकरण इस वृत्त के लिए। तो हम सबसे पहले दूरी सूत्र पर जाते हैं। अब यहाँ से दूरी क्या है? हमारा OP। तो OP दूरी सूत्र हम आपको इससे पहले वाले लेसन में बता चुके हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र के रूप में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अब समझिए कि देखिए, अब हमारा अगर निर्देशांक की बात करें तो यहाँ x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2 है। तो x2 - x1 की बात कर रहे हैं तो h - 0 का होल स्क्वायर, और फिर y2 - y1 तो k - 0 का होल स्क्वायर। और दूरी है क्या? d के रूप में, लेकिन यहाँ पर किस रूप में? अल्फा के रूप में। तो हम अल्फा स्क्वायर लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर। अब h - 0 किए तो h स्क्वायर, k - 0 किए तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर। लेकिन ये रिलेशन क्या? हम कार्तीय तल x और y से संबंधित दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? h किसका निर्देशांक है? x का, और k किसका निर्देशांक है? y का। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर। यही तो वृत्त का मानक समीकरण हुआ। कोई डाउट? वृत्त के समीकरण में जब निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसमें कंडीशन क्या था मेरा? फर्स्ट केस था हमारा कि यह वृत्त का केंद्र जो है मूल बिंदु पर स्थित था। मूल बिंदु पर, यानी कि मूल बिंदु ही वृत्त का केंद्र था। लेकिन यहाँ पर अब वृत्त जो लेंगे तो यह वृत्त का केंद्र जो है मूल बिंदु ना होकर कोई अन्य बिंदु हो, किसी प्लेन में स्थित कोई अन्य बिंदु हो सकता है। तो इस बिंदु को हम क्या लिए? अल्फा और बीटा के रूप में। अब वृत्त पर स्थित एक बिंदु P लिए जिसका निर्देशांक क्या है? x और y। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है, जो नियत दूरी है, उसको हम r के रूप में ले रहे हैं। तब इसके लिए समीकरण क्या होगा हमारा? डिस्टेंस यानी कि दूरी सूत्र पर ही जाएंगे। तो क्या जाएंगे भाई? x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? r स्क्वायर। यानी कि किसी अन्य बिंदु से जब होगा वृत्त गुजरेगा, यानी कि वो सेंटर यानी कि उसका मूल बिंदु ना होकर कोई अन्य बिंदु होगा, तो उस बिंदु के लिए वृत्त का मानक समीकरण क्या होगा? x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यही नंबर है। ठीक है।